नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। लेकर हूं हाजिर आपका फेवरेट न्यूज सेगमेंट 5 की पड़ताल। देखिए, पड़ोसी मुल्क नेपाल में क्या कुछ हो रहा है बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद सेना और जेनजी युवा आंदोलनकारियों के बीच अंतरिम सरकार का गठन और प्रधानमंत्री के नाम को लेकर लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। नेपाल में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बनेगा, नेपाल में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। जैन की मैराथन मीटिंग के बाद बालेन शाह, हरका संपांग और सुशीला कार्की का नाम रेस में सबसे आगे रहा। आइए आपको बताते हैं कि ये तीनों कौन हैं, किसके हाथ में नेपाल की कमान होगी और क्या कुछ इस वक्त अपडेट्स आ रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल से। साथ ही आपको बताऊंगा कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी करूंगा सार्थक चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़की आग से तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बनेगा, इस पर सेना और जनजी प्रदर्शनकारियों के बीच मैराथन मीटिंग हुई। नई सरकार को लेकर लेकिन सहमति नहीं बन पाई। नेपाल में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बनेगा, इसमें नए नाम सामने आते जा रहे हैं। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन सुशीला कार्की के नाम पर जेनजी के ग्रुप में ही फूट पड़ गई। हामी नेपाली एनजीओ की ओर से पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी कार्की का समर्थन किया, लेकिन शर्त रखी थी कि पहली संसद भंग हो तभी अंतरिम सरकार बने। हालांकि दूसरे जेनजीज के ग्रुप ने सुशीला कार्की के नाम का विरोध किया, जिसकी वजह से सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद जेनजी प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने सुशीला कार्की के नाम को हटाकर अब हरका सपांग को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सुशीला कार्की के बजाय हरका संपांग को नामित किया जाना चाहिए। हाल ही में बालेन शाह और रवि लामिछाने ने अपना नाम इस दौड़ से वापस ले लिया। जेनजी ग्रुप ने हरका संपांग का नाम सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। हरका संपांग धरान के स्वतंत्र मेयर हैं, साफ सुथरे और सशक्त व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जो बालेन शाह की तरह जनता में लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभरे हैं। इसी बीच जेनजी प्रदर्शनकारियों के ग्रुप ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिंग का नाम आगे रखा है। जेनजी ग्रुप ने पत्र लिखा है कि नेपाल को लोड शेडिंग से मुक्त कराने वाले देशभक्त व्यक्ति, सबसे स्वीकार्य इंजीनियर कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भेजने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर कब खत्म होगा नेपाल का सत्ता का संकट, किसके हाथ में होगी नेपाल की कमान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो नेपाल की क्रांति तो दुनिया ने देख ली, उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा, तख्ता पलट हो गया, चीजें कैसे वर्स्ट हुई। अब कोशिश यही है, क्योंकि सेना भी पूरी तरीके से मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उसमें नेपाल से भी कई लोग जुड़े हैं, खास मेहमान जुड़े। सीधा मैं आपका जल्दी से तारुफ पहले करा दूं। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार मौसमी सचदेव जुड़ी है। मौसमी जी वेलकम, नमस्ते कर रहा हूं आपको। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर समीर मणि दीक्षित जी जुड़ रहे हैं, जो कि एंकर द फैप शो हिमालय टीवी नेपाल से मेरे साथ जुड़े हैं। समीर सर नमस्ते कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप और हम एक ही फ्रेटर्निटी के भी हैं। मौसमी वैसे तो मैं लेडीज फर्स्ट के उसूल को ज्यादा मानता हूं, लेकिन एक बार क्योंकि नेपाल के हालात क्या हैं वो मैं एक बार समीर जी से जान लूं, फिर मैं आपसे दूसरे एक्सपर्ट्स पर बात करूंगा। समीर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि अभी ताजा हालात क्या है। जो हिंसा की तस्वीरें आ रही थी, आप तो जानते हैं, चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, हम में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो हिंसा को सपोर्ट करता हो, वायलेंस को सपोर्ट करता हो। पिछले 24 घंटों में परिस्थितियों में बदलाव आया ग्राउंड पर कि नहीं आया? चीजें बेहतर हो रही हैं कि नहीं हो रही है? पहले तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आप लोग ने इनवाइट किया। तो मेरा हिंदी ज्यादा बेहतर नहीं है, मैं फिर भी मैं ट्राई करूंगा, मैं इंग्लिश हिंदी बोथ मिला के। परफेक्ट। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग,
इम्प्रूव हो रहा है। सो आप लोग जो सुन रहे हैं मीडिया में वो केयरफुली सुनना चाहिए। जो सुनता है जब भी वही नहीं होता। सिचुएशन इज ग्रेजुअली कमिंग इनटू कंट्रोल, क्योंकि सेना, नेपाली सेना अभी ग्राउंड में है और शांति सुरक्षा की जिम्मेवारी उन लोगों ने लिया है अब। सो फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 48 आवर्स वो लोग अभी सड़क में है और दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। पहले बात वो है। दूसरा बात जो आपने मुझसे पूछा कैसा है और अवस्था क्या है, कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। आपके रिपोर्ट में भी हमने देखा कि वो जेंजी के बीच में वो झड़प के एक न्यूज आया था और आगजनी वगैरह वगैरह का न्यूज में मैंने रिपोर्ट में देखा। ये बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है, वो यंग पीपल जेन जी ने नेतृत्व किया आंदोलन है जी। ऐसे अवस्था में यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ सिचुएशन लाइक दिस, इट्स नॉट अ रेगुलर थिंग। परफेक्ट। इसलिए ऐसा बात तो होता ही रहता है, पर गुड थिंग इज वी मे बी वेरी क्लोज टू सिलेक्टिंग अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। हम आश करते हैं कि वो जल्दी ही वो नाम आगे आएगा, फिर भी कंफ्यूजन अब भी है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और लेता हूं। जैसे आपने जिक्र किया इंटरिम पीएम के लिए सुशीला कर्की जी का हम नाम सुन रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, देश नहीं दुनिया जानता है उनको। फिर कुलगाम घिसिंग का नाम भी चल रहा है, बालेन शाह जो खुद एक रैपर रहे, जेंजीज के एक बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर रहे। ये तीन ही नाम चल रहे हैं कि और भी कोई नाम है संदीप जी? नो, वो तीन ही मेन नाम है। पर आई शुड टेल यू कि सुशीला जी एक्स चीफ जस्टिस, उनका नाम सबसे आगे आया है। अभी भी वही नाम आगे है। हाँ, उसमें वो नाम में सम इंटरेस्ट ग्रुप का कुछ प्रॉब्लम है, वो तो स्वाभाविक ही है। फिर भी कुलमान जी भी बहुत ही अच्छा आदमी है। हिज ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी गुड इन, ही वाज द चीफ ऑफ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। फिर भी सुशीला जी एज अ चीफ एक्स चीफ जस्टिस, उनका वो एक्सपीरियंस जो है उसका दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए उनका नाम अभी भी पहले नंबर में ही है। ठीक है, ठीक है समी, प्लीज बी विद मी। और एक चीज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर दूं, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। योर हिंदी इज टू गुड, इट्स बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। थैंक यू, प्लीज बी विद मी। मौसमी, आई वांट यू टू जॉइन इन नाउ। मौसमी प्लीज, अब तो देखिए, क्योंकि आप, मेरे को याद है कि जब पूरा घटनाक्रम बिल्कुल वर्स्ट परिस्थितियां नजर आ रही थी, तब मौसमी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। मौसमी ने कई सारी चीजें मुझे बताई थी, मेरे दर्शकों की कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में तब्दील भी किया था। प्लीज अब मुझे बताइए, अब जैसे जैसे जेंजीज का मूवमेंट ये आगे बढ़ रहा है, अब तो सेना ने भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, कोशिश की जा रही है। तीन नाम मैं बता ही चुका हूं, आपको भी पहले से बताया, सुशीला जी, कुलमान जी और बालेन शाह का नाम। अभी बड़े परिप्रेक्ष्य में मौसमी को क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, कब तक चीजें ठीक हो रही हैं, और जो स्टेबिलिटी जो किसी भी नेशन की रीड होती है, उस दिशा में कदम माकूल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं नेपाल में क्या? देखिए, आर्मी हैज ऑलरेडी टेकन ओवर, आर्मी कंट्रोल तो कर ही रही है, बट अभी जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आ रहा है, डेफिनेटली देयर इज नो सर्टेन थिंग कॉल्ड इलेक्शन नाउ। वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए पुट फॉर्थ किया जा रहा है। बट इंटरिम गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे एक चीज है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, दे आर एक्चुअली known for their goodness, you can say they have a good image, clean image. In fact, बांग्लादेश में भी उनका नोबेल लॉरेट जी का भी इमेज अच्छा था। बट यहाँ पे सुशीला कर्की जी जो है, she has taken strong stance against corruptions, उनका ये रिकॉर्ड है। बट अगेन हर अपॉइंटमेंट इज फुल ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज आप देखिए नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शन जो लीडरशिप अपॉइंट करते हैं, तो उनको एग्जीक्यूटिव पावर देने में भी उनका प्रोसीडियर थोड़ा सा अलग है पॉलिटिकल पार्टीज। बट अभी जो चीजें हो रही है, सडन इंटरिम गवर्नमेंट, आई थिंक इट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर हर, बिकॉज पूरा पीस रिस्टोर करने में, क्योंकि आज भी मेरी किसी नेपाली लाइक यू नो कुछ लोगों से बात हो रही थी नेपाल से, नेपाल में है बट बाहर है, नेपालीज है बट नेपाल में भी है। क्या हो रहा है एक्चुअली, नाउ इमीडिएट कंसर्न वुड बी टू रिस्टोर पीस, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये किस लिए हुआ था, ये एंटायर मूवमेंट किस लिए हुआ था, रिफॉर्मेशन के लिए, किस लिए हुआ था, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब जब बच्चे वहां पे बैनर लेके खड़े हैं या वहां पे बोल रहे हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद है इनडेफिनिट टाइम के लिए, इज इट लीडिंग टुवर्ड रिफॉर्मेशन? ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लरी है। सेकेंडली देखिए,
सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे कागज डॉक्यूमेंट्स दे आर ऑल बर्न्ड। ठीक है। और वहां पे क्या हो गया, बहुत सारे कैदी भी निकल चुके हैं बाहर। हाँ। सो स्टेबलाइज कहीं ना कहीं देयर मे बी अ स्टीप राइज इन क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस होने का भी बहुत बहुत चांसेस है। जेंजी ओके, दे आर डूइंग देयर जॉब, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको जो करना था वो तो उसमें 100% वो 100% अचीव कर चुके हैं। औली साहब को हटाना था, औली साहब कहाँ हैं किसी को नहीं पता। प्रेसिडेंट पौड़ाल साहब है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नई सरकार के गठन में उनसे लगातार संवाद किया जा रहा है, बताया जा रहा है बताइए अपनी प्रायोरिटीज क्या है। इसके आगे क्या बाकी जो आपने बात कही ना, रिफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, करप्शन, सिक्योरिटी चैलेंजेस है ना, अभी सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे, सारे क्रिमिनल्स बाहर आ चुके हैं, कितने रिकॉर्ड्स तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ नेपाल से भी कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभी मुझे स्क्रीन पर सरोज घिमेरे जी भी नजर आ रहे थे, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट नेपाल के, वो भी मुझे नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ स्क्रीन पर आपको सुषमा रेग्मी जी नजर आ रही हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, नेपाल से ही मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुषमा मैम, सबसे पहले तो नमस्ते कर रहा हूं मैं आपको, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म भारत एक्सप्रेस 5 की पड़ताल। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जेंजी शब्द तो हमने सोशल मीडिया पर बहुत सुने, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर कहीं देखा गया तो हमने देखा कि सड़कों पर उतर गए। मैं कह रहा हूं अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत ठीक है। युवा फोर्स क्या होती है ये भी हम समझते हैं, लेकिन संसद को जला देना, सुप्रीम कोर्ट को जला देना, ये कौन सी मनोदशा है? इस बारे में प्लीज आप मुझे बताइए ना। ये तो दुनिया का हर एक कोने में बैठा शख्स जिसने नेपाल की तस्वीरें देखी होंगी, बांग्लादेश की तस्वीरें देखी होंगी, श्रीलंका की तस्वीरें देखी होंगी, वो समझना चाह रहा होगा कि जेंजीज तो ठीक है, लेकिन ये मनोदशा कैसी है? पहले तो नमस्कार। नमस्ते। मैं हिंदी में कोशिश करूंगी, देखती हूँ कितना समझा सकती हूँ। प्लीज मैम। ये जो जेंजी है ये बहुत खून में उबाल आने वाला जनरेशन है। ठीक है। इसको बहुत जल्दी ही बहुत फिक्स करने की जल्दी होती रहती है, राइट? सो दे कैन नॉट थिंक ऑफ बहुत आगे तक सोचना जरा मुश्किल है इन लोगों के, क्योंकि उम्र ही ऐसी है। तो उनको जो, और एक खास बात क्या है कि वो करप्शंस एंड नेपोटिज्म, ये चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ है। इनको ये बहुत ही नापसंद है। इसके अगेंस्ट में ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनको ये टॉलरेट नहीं होती है ये चीज़ें। इनको लगता है कि बाहर जो हो रहा है, जो इक्विटी है, वो हमारे देश में क्यों नहीं है। सो ये उनका सोचना इस तरह से होता है। तो जो देख रहे हैं, जो हमारे जनरेशन और हमारे पीछे वाले, आगे वाले जो जनरेशन ने जो भुगता है, जो पीपल्स मूवमेंट से लेकर बहुत ही मूवमेंट जो एक्सपीरियंस कर चुकी है ये जनरेशन, सो इनसे भी इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ये अब खुद से प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन वो जानते हैं, उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब की भड़ास जो है, ये पुस्ता दर पुस्ता जो इनके मन में चल रहा है, अपने माँ बाप से, उनके आगे से जो पुस्ते हैं, उनसे ये लोग कुछ अपना ही धारणा बनाते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। सो ये भी उनमें वो खुन्नस है ये सिस्टम के ऊपर, करप्शन के ऊपर, ये, और वो यही निकल के आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और ऐसा कहें कि बहुत कुछ और बहुत ही अलग अलग पार्टियों में शायद इंक्लिनेशन था किसी का। सो एक पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट तो नहीं था। सो इनके कुछ अपने ही लीडर्स कहें, ऑर्गेनाइज्ड लीडर, ऑर्गेनाइज्ड एक्ट तो नहीं था ये। तो इसमें बहुत ही घुसपैठियों का, जो कहें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं लोगों का भी घुस जाना बहुत ही स्वाभाविक था। जो ये लोगों ने इस हद तक ये सोच नहीं पाए कि मूवमेंट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, और इसको हम कैसे करेंगे। ये इन लोगों ने बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं की होगी। सो दीज आर द रीजन। सो पीपल जो सुषमा जी, आप जो बातें कह रही हैं, बहुत अच्छी बातें कह रही हैं, सब सुन रहे हैं इस वक्त। सिर्फ मैं नेपाल तक ही इसको सेंटर नहीं कर रहा, या नेपाली सीमा नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं परिस्थितियां ऐसी हैं। मैंने जो आपकी बातों से समझा कि जो ये जेंजीज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशेंस ये नहीं रखते, गर्म खून होता है, उबाल मारता है इनका खून, जो करना है तुरंत कर देते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आई वांट टू नो दिस। ये
आप इस तरह कह सकते हैं, ये टॉलरेंस, ये जो करप्शन के, ये जो नहीं होना चाहिए, जो आइडियल सिनेरियो जो वो सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, जो इनजस्टिस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अगेंस्ट में खून उबलना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। नहीं, ये कोई विद्रोह तो करना ही चाहिए ना। ये तो अच्छी बात है कि ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सीधा करना है, इसको अच्छा करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो ये जो एज के हिसाब से ही ये बहुत आगे तक नहीं सोच पाते हैं। हाँ। ये उनको ये सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये एज ही ऐसी है कि वो ज्यादा, क्योंकि ये तो पूरे अडल्ट तो नहीं हुए ना, अभी 28 के हुए हैं, कुछ 27-28 हो चुके हैं, लेकिन हाँ। वो अपना काम अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कहूंगी, ये अच्छी है, अच्छी बात है, ये प्रोग्रेसिविज्म के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको क्या कहते हैं, मोर प्लानिंग के तहत, मोर ऑर्गेनाइज्ड हुए, संगठित मैं समझ गया आपकी बात। वो जेनजीज नहीं होना कर अच्छी सकते। बात है, प्रॉब्लम्स को लेकर सड़कों पर उतरना अच्छी बात है, लेकिन आपके एक्शंस कितने होने चाहिए उसकी भी तो कुछ लिमिट होनी चाहिए। आपने अपने ही देश की संसद भवन को अगर जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को अगर आपने जला दिया, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया जिनकी मौत हो गई, आई एम श्योर इस चीज़ों को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता होगा। और यकीन मानिए तस्वीरें देखकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है। मेरे साथ इस वक्त पैनल में एक और एलीट गेस्ट जुड़ चुके हैं, सरोज घिमिरे जी मुझे नजर आ रहे हैं। सरोज सर, सबसे पहले तो नमस्ते कर रहा हूं आपका, भारत एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। रोहित पोखरियाल मेरा नाम है। मैं आपसे सीधा सवाल, क्योंकि अभी मौसमी जी ने भी इस चीज का जिक्र किया, हम खुद तस्वीरें देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कई ग्राउंड रिपोर्टर्स, कई भारतीय पत्रकार भी हैं, और मेरे साथ तो खुद इस पैनल में नेपाली पत्रकार हैं, एंकर हैं। तो मैं उनसे भी ये समझूंगा, सुप्रीम कोर्ट को पूरा आग के हवाले कर दिया गया, न्याय के मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया, वहां पर कुछ भी मिल पाना, जो डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ राख हो चुका है जलकर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद, प्रेसिडेंट के इस्तीफे के बाद जो शून्य हुआ है, जो संवैधानिक शून्य हुआ है, उसको भरने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं क्या कुछ हो सकती हैं? थैंक्स रोहित। सबसे पहले मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि प्लीज सर, एक शांतिपूर्ण जो बच्चे का आंदोलन था। कैन यू हियर मी? क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर, प्लीज स्पीक। सो जो जेनजी का बच्चों का जो आंदोलन था, उस पे बर्बरतापूर्ण निर्मम तरीके से जो बुलेट चलाए और 30 लोगों का जो मर गए, उन लोगों को जिस हिसाब से मार दिया है उसका खेद करता हूं, और फैमिली को डीपेस्ट कंडोलेंस देना चाहता हूं सबसे पहले। और दूसरा, प्रेसिडेंट हैज नॉट रिजाइंड। प्रेसिडेंट है हमारे पास और वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रपति जी है, और संविधान ने राष्ट्रपति जी को संविधान का प्रोटेक्शन करने का जो जिम्मेवारी दे रहे हैं, वो राष्ट्रपति जी उसका जिम्मेदारी ले रहे हैं। अभी सिचुएशन क्या है कि पीस सिक्योरिटी का पार्ट जो आर्मी ले रहे हैं, लेकिन वी हैव द प्रेसिडेंट एज ऑफ नाउ, ओनली नॉट द गवर्नमेंट। ओके, परफेक्ट। और दूसरा बात क्या है कि हम बहुत ऐतिहासिक मोड पे सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट में तो सब कुछ राख हो गया है। आई वाज देयर, हम कल सुप्रीम कोर्ट में थे। हम कानून व्यवसायी, अदालत के कर्मचारी और कानून का विद्यार्थी को बुलाकर वहां का कुछ फाइल का रेस्क्यू करने का काम कर रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायाधीश जी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि संडे से कोर्ट एक्टिवेट होगा, और हेबस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट कोर्ट हेयरिंग कर लेगा। सो ये बहुत अच्छी समाचार है कि आहिस्ता आहिस्ता नेपाल एक रिकॉर्ड्स में आ रहा है, अच्छी पार्ट में आ रहा है। ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है इसका, और ये डिस्ट्रक्शन में जो घुसपैठ हुआ है उसका हमें बहुत दुख है। लेकिन जो जायज मार्ग थे यूथ का, जेनजी का, अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द बैन ऑफ द सोशल मीडिया, उस पे हमारा पूर्ण समर्थन है। और स्लोली पीस प्रोसेस आ रहा है और एक सरकार बनने वाली है। हम चाहते हैं कि ये सरकार पे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बने, क्योंकि जेनजी का मांग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं था। उनका मांग था कि करप्शन ना हो पाए, सोशल मीडिया बैन ना हो पाए,
और कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हो जाए, और इसलिए हमको विश्वास है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा। इसके लिए राष्ट्रपति जी एक्टिव है। उनका प्रेस रिलीज अभी भी कुछ देर पहले देखे हैं कि ही इज ट्राइंग ऑल द एफर्ट्स to form a credible government, including inclusion of the Gen Z. Our Supreme Court भी लय में आ गया है। We still have the parliament. We don't have the government, but we have the parliament. And we are seeking for the people's government. हम एक national government को वेट कर रहे हैं कि कब ये आएगा और एक फिर देश कुछ न्यू आयाम पे जाएगा और सब संविधान के हिसाब से ही होगा। क्योंकि हमने कुछ एक्टिविस्ट से भी बात की थे। मैं जानता हूं आप लोग संवाद तो कर ही रहे होंगे और यकीन मानिए पड़ोसी मुल्क होने के नाते, और देखिए हम लोग तो, मैं क्योंकि उत्तराखंड से भी ताल्लुक रखता हूं, उधर से भी नेपाल की कई बॉर्डर्स होते हैं, कई रिश्तेदार हमारे इधर उधर, वो सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, दुनिया जानते हैं। लेकिन सरोज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप कानूनी पहलुओं को भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लगातार इस तरह की मांगे उठना, मैं जितनी मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था उसमें मैंने देखा मार्च में भी कुछ ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था, यूथ तब भी सड़कों पर उतरा था, तब भी उनकी मांगों को बिल्कुल दबा दिया गया। कोई सुन नहीं रहा था क्या? ये ओली साहब का फेलियर था? हाँ, it was absolutely the failure of the Prime Minister KP Sharma Oli. It's not came in a day. It was accumulated. ये बहुत बरसों से इसका accumulate हो रहा था, क्योंकि corruption has become the way of life here. जी, ये जीवन पद्धति जैसा हो गया है और यूथ को किसी भी पार्ट में इंक्लूजन का पार्ट नहीं होगा। यूथ का आवाज वो सुन नहीं रहे थे। यूथ इसका कुछ संकेत पहले ही था कि कुछ होने वाला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो हठपन था, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर पे ही जाता है और पॉलिटिकल पार्टी पे भी जाता है कि यूथ जो परिवर्तन का संभाल। बिल्कुल सही बात है। और सरोज सर, यकीन मानिए पहले दिन से, जिस वक्त से घटनाक्रम हुआ ना, मौसमी जी मेरे साथ उस दिन भी बैठी थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ जेनजीज और सिर्फ यूट्यूब बैन कर दिया या सोशल मीडिया बैन कर दिया, ये आंख सिर्फ उतनी नहीं है, ये चिंगारी किसी और चीज की थी जिसको बार बार दबाने का प्रयास किया जा रहा था सरकारी स्तर पर, प्रशासन के डंडे के बल पर, लेकिन यूथ ऐसी चीजें सुनता नहीं है। मैं एक बार दीक्षित आपके पास आ गया। समीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर आप ग्राउंड पर भी उतरते होंगे, जैसा मैंने मार्च वाले प्रोटेस्ट का जिक्र किया, आप तब भी उतरे होंगे, तब भी आपने संवाद किया होगा। उसके बाद सरोज जी ने इस बात का जिक्र किया, इसी चीज का जिक्र घिमेरे साहब ने भी किया कि शुरुआती दौर में इस प्रोटेस्ट में सीधा हेडशॉट, सीधा शूट एट साइड के ऑर्डर दे दिए गए। तो मैं आपसे ना सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, इज दिस द फेलियर ऑफ ओली और फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी? आई बिलीव नेपाल बिलीव इन डेमोक्रेसी। नो, नेपाल में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, इसमें कोई देयर इज नो अदर वे। इस नेपाल में लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर कमिंग बैक टू आपका वो पहला प्रश्न की, जिन बुलेट स्ट्रेट हेड पर लगी गई, there was a problem, there was a complete breakdown। वो सुरक्षा निकाय यानी कि वो सिक्योरिटी सिस्टम में ब्रेकडाउन था। अंत में एट द एंड जो कमांड होता है वो तो प्रधानमंत्री देते हैं, शूटिंग के ऑर्डर तो प्रधानमंत्री देते हैं। सो ये ऑर्डर प्रधानमंत्री के लेवल से ही आया होगा। सो नहीं, अदरवाइज निहत्ता इनोसेंट चिल्ड्रन, यूथ को क्यों कोई गोली मारता है? 20 बरस के, 21 बरस के यूथ है, 11-12 बरस के एक चाइल्ड को भी बुलेट लगा है, उसका मौत हुआ है। एक स्कूल स्टूडेंट को देखा मैंने। सिस्टम वेंट डाउन। यस, सिक्योरिटी सिस्टम फेल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। प्रॉब्लम उधर वहां ही है और चेन ऑफ कमांड में सीरियस प्रॉब्लम था, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, मेरे साथ मौसमी जी भी लगातार बनी हुई है। मौसमी जी, अभी मौजूदा हालात अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि देखिए मेरे साथ नेपाल से भी हमारे एलीट गेस्ट जुड़े हैं, बहुत अच्छा है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, फिर भी वो स्क्रीन पर आकर सिर्फ यही बताना चाह रही हैं कि इस वक्त नेपाल में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है। बेस्ट विशेस टू देम। और जो रिश्ते हमारे हैं वो तो ऑब्वियसली हमेशा से बहुत शानदार रहे, लेकिन मौसमी जी मैं यहाँ से समझना चाहूँगा कि खींचतान और मौजूदा हालात में जब हम सोशल मीडिया को आगे रखें, जब हम भारत को आगे रखें, फिर ऐसा है नहीं कि हम नेपाल में कुछ हुआ है तो बाकी दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। फ्रॉम चाइना टू अमेरिका हर कोई देख ही रहा है नेपाल की तरफ।
भारत का स्टैंड क्या? देखिए भारत का स्टैंड डेफिनेटली, भारत तो कॉशियस एंड अलर्ट है बिकॉज देखिए अभी वहां से बॉर्डर से वहां पे अभी तक आज भी बिहार में एक कैदी पकड़ा गया है, ही हैज एस्केप्ड द प्रिजन। तो ये क्रिमिनल्स जो वहां से एस्केप हुआ है तो भारत में बिहार के थ्रू या इट्स एन ओपन बॉर्डर, किसी भी रूट से वो अंदर आ सकते हैं। बट जस्ट फॉर अ क्वेश्चन टू माय को पैनलिस्ट, एंड मैं जानना भी चाहती हूँ ये जो ऑर्डर आया है कैनन फायर का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, बिकॉज एक वहां के युवा ने बोला था कि स्टोन पेल्टिंग हुआ था। क्या वाकई वहां पे स्टोन पेल्टिंग हुआ था? क्या स्टूडेंट्स ने स्टोन पेल्टिंग शुरू किया था या बाहर के कोई ग्रुप ने आके स्टोन पेल्टिंग किया? शूट एट साइट वाला ऑर्डर या कैनन फायर वाला ऑर्डर पास किया एंड बच्चों को लग आगे गया। कर दिया। मतलब ये बात है कि वो were they just with their books and protesting, या स्टोन पेल्टिंग किसने शुरू किया? स्टोन पेल्टिंग होते ही आई थिंक कैनन फायर हुआ, दैट इज वन क्वेश्चन। उसके बाद ये फ्लेयर अप हो गया एंड डेफिनेटली ये इतना एग्रेसिव हो गया कि कहां तक पहुंच गए, वी ऑल नो, वी डोंट नीड टू रिपीट दिस। और प्रॉब्लम ये है कि भारत में भी आप देखिए पूरा फोर्सेस को अलर्ट किया जा रहा है 24/7, वी हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेपाली पीपल कमिंग टू इंडिया, हमारे तो आना जाना रहता है, बट इट्स क्रिमिनल्स जो जेल से जो इनमेट्स जो भाग गए हैं, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कम एंड दे हैव ट्राइड, वन इज कॉट आल्सो, वो आने के लिए कोशिश करेंगे। और फिर देखिए लॉ एंड ऑर्डर हर देश का डिस्टर्बेंस तो क्रिमिनल्स कर ही सकते हैं, है ना? तो डेफिनेटली वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। सेकेंडली सोशल मीडिया में कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है, देयर शुड बी अ चेक नाउ, क्योंकि ये भड़का, सोशल मीडिया इज गुड, जेनजी यूज कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ मीडियम जहां से मतलब आग लगा सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ चेक ऑन द सिस्टम, जैसे ट्विटर और एक्स में है, देयर शुड बी सम चेक ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम में भी बहुत फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है जिससे चीजें फ्लेयर अप हो सकते हैं। सो वी शुड बी, इवन नेपाल शुड बी वेरी मच कॉशियस। जो भी वहां पे कमांड अभी संभालेंगे या आर्मी बोलिए या जो भी अभी केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होगा, दे शुड फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट रोड मैप है कि नहीं इलेक्शन के लिए उनके पास। जो भी अभी लीडर होगा केयर टेकर गवर्नमेंट, दे हैव टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड जो उनका डिमांड था, एंड दे शुड हैव अ, नहीं तो बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, आज तक इलेक्शन नहीं हुआ है। सो दे शुड एक्चुअली हैव अ क्लियर रोड मैप टू इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश के हालात हमने देखे, स्टिल आई बिलीव कि बांग्लादेश की परिस्थितियां और नेपाल की परिस्थितियां, बांग्लादेश के लोगों का ईगो और नेपालीज ने जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया उसमें भी बहुत फर्क था। मैं जानता हूं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक बार सुषमा जी के पास, क्योंकि 2 सवाल आपने दिया। आई एम कमिंग टू यू सर, आई एम कमिंग टू यू, लेकिन एक बार सुषमा जी के पास में हुआ था, क्योंकि सुषमा जी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मेरे साथ हैं। सुषमा जी प्लीज, पहले तो जैसा आपने बताया कि ठीक है, युवा जो है वो सड़कों पर उतरेगा तो तख्ता पलट होगा ही होगा, ये बात बिल्कुल सच है। और नेपाल जहां पर युवाओं की अच्छी खासी संख्या है, अच्छा खासा परसेंट है, वो भी ठीक है, लेकिन ये पेशेंसलेस हो जाना, आंख के हवाले कर देना, ये चीजें भी तो मनोदशा को बताती होंगी। और आपको लगता नहीं है कि अगर यहां से चीजें बेहतर होती हैं, बेहतर होनी चाहिए, एज एन इंडियन आई वांटेड कि ये चीजें बेहतर हो, लेकिन अगर ये कल्चर में आ जाएगा कि अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो फिर से सड़कों पर उतरेंगे, तो इस मनोदशा को भी तो यहां पर कंट्रोल करना या फिर इस फोर्स को पॉजिटिव दिशा में लेकर जाना, ये भी तो जिम्मेदारी होगी। जी हाँ, बहुत ही क्रूशियल इशू उठाया आपने, ये बहुत ही जरूरी है। ये एक टाइम पे हुआ दिखाया हुआ एक मनोदशा था। अब धीरे धीरे जो जेन जी के जो बच्चे हैं वो समझ चुके हैं, बहुत ही ज्यादातर बच्चे समझ चुके हैं। हाँ, कुछ होंगे, कुछ अपने ही स्वार्थ के लिए किए हुए कुछ लोग हैं वहाँ पे भी जो निरंतर उनको भटकाने हुए में लगे हुए, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये लोग जो हैं वो सेकेंड डे से ही जो बिगड़ा हुआ था, जो इन्होंने जो आग में जली हुई थी, जो सब जब बिगड़ा हुआ था, उनको वो समेटने में, संवारने में लगे हुए हैं। सो आ चुके हैं वो अपने फॉर्म पर। और ये बड़ी ही अच्छी बात ये है जैन जी के मामले में कि वो उनको पता है कि ये चीज हमारी है और हमें ही प्रोटेक्ट करनी है, ये उनको पता है। ये उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है और ये उस राह में निकल पड़े हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है।
ये अपनी इंपॉर्टेंट चीज की, और मैंने क्यों कहा ना कि पॉजिटिव एनर्जी, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बांग्लादेश से अलग हालात, क्योंकि सुषमा जी कल ना मैंने एक वीडियो भी देखी थी, सुषमा जी कल मैंने ना एक वीडियो भी देखी सोशल मीडिया पर, जिसमें मैंने देखा कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, नेपाली प्रोटेस्टर्स हैं, ये घर में तो घुसे, कुछ लोग वहां से सामान उठा रहे थे, तो इन्हीं प्रोटेस्टर्स में से कुछ यूथ आगे आया, वो कह रहा है मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, दिस इज नॉट आवर एम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश में तो हमने क्या हालात देखे और नेपाल की इन प्रोटेस्ट में मुझे बहुत डिफरेंस नजर आता है। यहां पर यूथ कह रहा है, जेंजी कह रहा है कि मत करो, ये सामान क्यों उठा रहे हो, ये हमारा एम है ही नहीं, दिस इज नॉट आवर टारगेट, हमारा टारगेट बड़ा है। लेकिन ये पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन यहां से इस ऊर्जा को और ज्यादा सकारात्मकता दिशा देना, ये काम भी मैं कह रहा हूं आप जैसे सीनियर लोगों का ही है। सुषमा जी आप जुड़िए मेरे साथ, थैंक यू सो मच। लेकिन सरोज सर आपको सरोज सर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, सरोज सर प्लीज गो अहेड। लेकिन आई वाज कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मौसमी, दैट इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हत्या बहुत संगीन है जी। लेकिन आई वाज एजुकेटेड इन इंडिया, आई डिड माय लॉ इन इंडिया एंड नेपाल, बिकॉज हम लोग क्या मानते हैं कि लोकतंत्र में किसी का हत्या भी नहीं है, वो दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। संविधान ने हमारा जीवन का रक्षा किया है, और इट वाज अ कूल प्रोटेस्ट जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो वहाँ कुछ घुसपैठ होता है और कुछ अनहोनी तो होता है, लेकिन आप ऐसे ही गोली चलाओ और बच्चों को मार दो, दिस इज एब्सोल्युटली इंसैनिटी दैट कैनॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट, नीदर इन इंडिया नॉर इन नेपाल। दैट वाज व्हाट हैपेंड एंड दैट ट्रिगर ऑल दिस डिस्ट्रक्शन इन नेपाल। क्या मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप बहुत दिल से बात रखते हैं और आप समझ ही गए होंगे इतनी देर में मेरे साथ शो में बैठकर कि मुझे कुछ हाइप या कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, मिर्च मसाला, वो नहीं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, तो मैं चाहता हूं हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चीजें बेहतर हो। ये जो यूथ का पूरा प्रोटेस्ट था, आपको नहीं लगता कि किसी लेवल पे जाके हाईजैक हुआ? हाँ, आई थिंक सो। इसका क्योंकि हमारा, लेकिन आई हैव टू किड्स हु बिलोंग्स टू द जेन जी ग्रुप, ओके, एंड हमारा बच्चे वो जो हिंसा हो गया है उसको देख सक रहे हैं ना सुन रहे हैं। I can understand. क्योंकि I can't imagine our kids can be that much violent to destroy all the institution of the state. So वहाँ कुछ गंभीर घुसपैठ हुआ है, और we believe that there will be an investigation and the government will find out, the upcoming government will definitely find out and do the investigation and bring them to the bar. But बहुत घुसपैठ हुआ है। जेन जी आपने अभी बोले थे कि there were youths who were not allowing for this like stealing kind of things, no? So जेन जी का ये आंदोलन ऐसा भड़का वाला आंदोलन नहीं था, तो इसमें बहुत डेंजरस वो कहाँ से हो गया है, समय टाइम आने के बाद पता लगेगा, लेकिन ये उसका आंदोलन नहीं था। इतना डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हम मानते हैं कि सब इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट रहता है, लेकिन कल से तो हम वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अटैक होने का भी ये संदेश देता है कि वहाँ गंभीर घुसपैठ हुआ है। इसलिए जेन जी का कुछ ऐसी तस्वीरें सरोज जी मुझे नजर आ रही थी, कुछ ऐसी तस्वीरें मुझे नजर आ रही थी पशुपति नाथ जी से। आई बिलीव बीइंग एन इंडियन आई कैन से दिस, नॉट अ सिंगल नेपाली कैन डू दैट। जो पशुपतिनाथ मंदिर में हो रहा था, ये मैं भारत में बैठकर कह सकता हूं। इतने सेंटिमेंट्स तो हम शेयर करते ही है ना। मैं वापस आऊंगा सरोज सर आपके पास, लेकिन दीक्षित जी प्लीज आप मुझे बताइए, ये जो सवाल मैंने पूछा, मैं जानता हूं कि बहुत संवेदनशील सवाल है, लेकिन जब बड़ी संख्या में मास गैदर होता है तो हाईजैक होने का बहुत 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 ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर से ही ये ओली सरकार का फेलियर, ओली जी अभी चाइना घूम के आए शी जिनपिंग के साथ, मैं आपकी फॉरेन पॉलिसीज पर नहीं जाऊंगा, वो आपका अंतरिम, वो आपकी अपना मामला है, ठीक है, वो आपका इंडिपेंडेंट पॉलिसीज है, बिल्कुल सही है। लेकिन चाइना और भारत और नेपाल में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना में भी सारी ऐप्स को बैन किया गया है, तो क्या ओली साहब यही सोच रहे थे हम भी बैन कर देंगे, लोग आएंगे तो डंडों से मार देंगे, गोलियां चलवा देंगे? उनको इतना आसान लगा क्या कि जेनजीज को, यूथ को दबाना, सप्रेस करना इतना आसान होगा नेपाल में? देखिए ये क्या हुआ ना, वो टाइमिंग बहुत सस्पिशियस तो है ही, पर ओली ने इससे आगे भी ये सोशल मीडिया बैन का उसका उनका वो गवर्नमेंट जो था, अब तो था बोलना पड़ेगा, जब भी वो लोग सोशल मीडिया के विरोधी थे, वो दे वर नॉट फॉर सोशल मीडिया, दे वर अगेंस्ट, ऑलवेज अगेंस्ट सोशल मीडिया। वो तो हमें मालूम था। वो चीन के भ्रमण के बाद आकर जो स्टेप उन्होंने लिया, द टाइमिंग बहुत सस्पिशियस तो है ही, पर हमें क्या लगता है
उनके विरोध में बहुत सारे वो जेंजी उनके विरोध में बहुत सारे लिख रहे थे, मेम बना रहे थे, वीडियो अपलोड कर रहे थे। हाँ। सो उनका वो अब हम ये अगर हम वो नॉर्मल टाइम लाइन में जाते तो अब लेस देन 2 इयर्स में अब चुनाव हो जा रहा था। अब प्लानिंग तो चुनाव का था उसके लिए, और विरोधी और ऑपोजिशन भी प्रिपेयर कर रहे थे वो चुनाव के लिए। सो सोशल मीडिया वाज मोर बेनिफिशियल टू द ऑपोजिशन देन द गवर्निंग बॉडी। सो उसके लिए भी ओली को कुछ तो करना ही वो प्रेशर था टू डू समथिंग अबाउट दैट। इसलिए भी उन्होंने वो सोशल मीडिया बैन का बहुत ये स्टेप लिया, व्हिच वाज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि जेन जी के लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट ही नहीं, एजुकेशन, बिजनेस, लॉट ऑफ बिजनेस गो अवेयरनेस। यस, दीक्षित जी, दीक्षित जी, क्या ओली साहब अपनी आलोचना नहीं सह पाए? सोशल मीडिया पर तो यूथ खुलकर आलोचना भी करता है ना। मैं भारत में रहता हूँ, 140 करोड़ भारतीय हैं, आप हमारे सोशल मीडिया खोल लो, ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, दोनों के लिए मीम्स भी लगातार वायरल होती है और दोनों उनको एंजॉय करते हैं। दिस इज द खूबसूरती ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, लेकिन ओली साहब नहीं सुनना चाह रहे थे क्या कि मेरे खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है, यूथ मेरे खिलाफ कैसे बोल सकता है? उन्हीं का प्रॉब्लम था। ही शुड हैव डन दैट, ये नहीं करना चाहिए था। वो जो स्पार्क होता है, स्पार्क सोशल मीडिया ही था। ठीक है, बट द बिगर पिक्चर वाज गवर्नेंस एंड भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ आंदोलन है ये। पर स्पार्क सोशल मीडिया से शुरू हुआ। ठीक है। पर ये 10-12 वर्ष आगे से ही ये बिल्टअप हो रहा था। लास्ट में ये बहुत सारा ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट हो गया, ये लंबे वक्त का ज्वार था जो अंदर था और आखिर में ये ज्वालामुखी की तरफ उठा। मेरे को जानकारी मिली है विंग कमांडर आलोक सहाय सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर नमस्ते कर रहा हूँ, जय हिंद कर रहा हूँ आपको। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से मौसमी से ले लूँ, फिर तुरंत विंग कमांडर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मौसमी प्लीज आप मुझे बताइए, मैंने जो ये हाईजैक वाला सवाल पूछा, आपको इसकी कितनी संभावना लगती है? मुझे तो फर्स्ट इंस्टेंस से ही लगता है। आप बोलिए 11 साल का लड़का भी, इफ 11-year student like 11-year-old student वहां पे प्रोटेस्ट में था, आई डू नॉट थिंक इवन 14-15 साल के बच्चे अगर स्टूडेंट हो वो नहीं इतना तो नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट जला दो। इवन आई डोंट नो हाउ फार दिस न्यूज इज करेक्ट, प्रिजन से कास्की प्रिजन वाज आल्सो सेट ऑन फायर। क्या स्टूडेंट इतना दूर चले जाएंगे कि जाके जेल जला देंगे? जेल से उनका क्या मतलब है? सही बात है। ठीक है, पार्लियामेंट जला दिया, मिनिस्टर्स वो ग्रीवेंसेस था कि करप्शन है, नेपो किड्स के अगेंस्ट उनका दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका था, समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट भी चलिए कि भ्रष्टाचार इतना है, गुस्सा है, लेकिन जाके जेल क्यों जलाया? सही बात है, शासकीय जेल भी जलाया जहां से सारे इनमेट्स भाग गए। तो Is it possible that the students go and set fire on jail? नहीं, और ये प्रोटेस्ट ही था कि हमें साफ स्वच्छ राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल चाहिए, अपराधी मुक्त माहौल चाहिए, वो थोड़ी जाकर जेल को जलाएंगे। साय सर, आई वांट यू टू जॉइन इन। साय सर प्लीज आप मुझे बताइए, आपने जब आप लास्ट टाइम मेरे साथ जुड़े थे इस इशू पर तो आपने कहा था रोहित 1-2 दिन रुक जाओ, परिस्थितियां धीरे धीरे साफ होंगी। जिस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं आगे नेपाल में सरकार गठन के लिए, अंतरिम सरकार के लिए, आपको लग रहा है कदम ठीक दिशा में स्ट्रांगली उठ रहे हैं? नहीं रोहित, ठीक दिशा में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है दूसरे देशों के लिए भी। जी जी जी, कि क्या अब सरकार के नेता ये मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर ओपिनियन पोल से डिसाइड किए जाएंगे? ट्रू, मैंने देखा कि वो पोल किया जा रहा है कि और क्या मतलब ऐसे सरकार का गठन होगा? रोहित, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो हो रहा है नेपाल में, ये बिल्कुल इसके पीछे कई चीजें हैं जो हमको बहुत खतरे की घंटी दिखाती हैं। आप देखिए 2006 में, सितंबर 2006 में जी, भारत के में उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और कम्युनिस्ट पार्टी से इनका गठजोड़ था जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स गए थे नेपाल में और सितंबर 2006 में इनके तत्वाधान में वहां पर एक संधि कराई गई थी जो 7 पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस है उनके और माओवादियों के बीच में, क्योंकि माओवादी वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा कर रहे थे और 10 साल में करीब 13,000 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई थी वहां माओवादी आंदोलन में। तो ये 2006 में सितंबर में सीताराम येचुरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, ये गए थे और कई कॉमरेड्स गए थे और इन्होंने उनको मिला करके एक पैचअप किया था और एक वहां पर ऐसी सरकार बनी जिस सरकार में
नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों की मिलीजुली सरकार है। ठीक है, आप देखिए, इसको आप जोड़िए 1 to 1। भारत में भी ऐसी स्थितियां रही हैं। तो ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का और माओवादियों का, वहां पे ये गठबंधन होने के बाद वहां पर आप देखिए कि सेकुलर वर्ड वहां भी जोड़ा गया, जैसे भारत के संविधान में बाद में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। ठीक है, वहां पर बाहर के फंडिंग से, सऊदी अरेबिया के फंडिंग से बॉर्डर्स पे सैकड़ों की संख्या में मदरसे रातों रात 1-2 साल में बन गए। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं अंडरग्राउंड बैकग्राउंड में, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज देखिए, प्रचंड का एक ट्वीट आया है जिसमें प्रचंड बोलते हैं कि भाई ये जो जेनजी कर रहा है उसमें और हमारा उद्देश्य तो एक ही जैसा है। वो अब देखिए जोड़ रहे हैं कि ये जो हिंसक आंदोलन और मार देना, खत्म कर देना, खून कर देना सभी नेताओं का, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जला देना, सभी सिंबल्स को जला देना, हमारा भी तो यही है, कहने का उनका ये मतलब है। ठीक है। तो अब वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है प्रचंड, क्या वो इस आंदोलन में इसी विभत्स खूनी आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं? बड़ी बात तो है। ये थोड़ा एक डेंजरस ट्रेंड लग रहा है मुझे। जी हाँ, देखिए अभी आप जैसे कार्की का बारे में सहमति बन रही थी, कार्की तैयार भी हो गई लीडर बनने के लिए। अंदर में आर्मी हेडक्वार्टर के बीच में अभी भी कार्की बैठी हुई हैं, वो तैयार है, लेकिन एक गुट जो है उनका विरोध करने लगा। ये कहकर कि भाई 70 साल की अधिक उम्र है, बूढ़ी है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमें यूथ चाहिए, एक्सपीरियंस कहां से लाओगे? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं आपको रोकूं, लेकिन एक मजबूरी है मेरी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसी पॉइंट से वापस शुरू करूंगा साय सर, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि सरोज सर भी कुछ कहना चाह रहे होंगे और दीक्षित सर भी कुछ कहना चाह रहे होंगे। मौसमी, यू प्लीज जॉइन मी। साय सर, आई विल गिव यू 40 मोर सेकंड्स फॉर यू टू कंप्लीट योर रिमार्क। साय सर। जी रोहित, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें भले ही ये जेनजी ने ट्रिगर किया हो, स्पार्क उनके द्वारा दिया गया है, बट ये जो आंदोलन है ये अब जेनजी के हाथ से निकल चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो जिस तरह से भीड़ों ने जिस तरह से लोगों को चेज करके मारा है, खून किया है, मान लीजिए व्यक्तिगत आक्रोश है कि नेताओं के प्रति, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल्स हैं देश के, उनको जलाना, ये इसके प्रति क्या आपका आक्रोश है? क्या इनको ये पता नहीं है, ये अगर पढ़े लिखे लड़के हैं, कि ये सभी चीजें अगर फिर से बनाई जाएंगी, ये किसके कीमत पर बनाई जाएंगी, किसके पैसे बनाई जाएंगी? आपके पैसे बनाई जाएंगी और आप फिर और गरीब हो जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति और खराब होगी। और ये जो तो मुझे इसमें लग रहा है कि इस आंदोलन को या तो हाईजैक किया गया है या हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ रोहित, मैं आपको 20 मोर सेकंड्स और दे रहा हूँ सर। साय सर, आप तो जानते ही हैं मैन इन यूनिफॉर्म को लेकर मेरे मन में क्या है, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि पोल्स में चुना जा रहा है चेहरों को, मैं चाहता हूँ कि 20 सेकंड में आप इसको और प्रकाशित कर दे, ताकि मैं इस सवाल को लेकर आगे जा पाऊं जो मेरे साथ नेपाल से पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। दिस इज नॉट गुड। जी देखिए, कल तो ये होगा कि आप ओपिनियन पोल व्हाट्सएप पे करके आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका देश का नेता कौन होगा। कल तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है सोशल मीडिया को। जी, ये क्या तरीका है? ये क्या वो कर रहे हैं? कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? कौन इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है? मैं तो बस थोड़ी सी मेरी उम्मीद है कि शायद आर्मी जो है, नेपाल की आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठ के जहां बातचीत चल रही है, वो शायद थोड़ा अगर कंस्ट्रक्टिव रुख दिखाए और वो फॉर्मली इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो चयन हो नेताओं का वो एक प्रजातांत्रिक ढंग से हो। ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र को तोड़ना, प्रजातंत्र को खत्म करने की जो कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम करनी चाहिए। इसके लिए सेना को भी आगे आना पड़ेगा। परफेक्ट सर। अब सरोज सर प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, हम तो हमेशा बेहतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो नाम चल रहे हैं सुशीला जी, कुलबान जी, बालेन शाह जी का, फाइनल कैसे होगा? अगर यही बात है कि कम्युनिटी पोल हो रहा है कि व्हाट्सएप पे कि फेसबुक पे, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है मुझे लगता है। और मैं आपसे सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मंदिर जहां संसद है, तो एक वैसा ही मंदिर हम सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। आप वहां पर जाते हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर ऐसे चुनाव होगा तो क्या ये ठीक है डेमोक्रेसी में? Rohit, firstly, I'll come back to the Alok Ji's one of the concern that Andolan control में नहीं है. What I would like to say is that Andolan control में है. अभी जेन जी ने
शुरू से ही विरोध किया था कि इस पे उसका डिस्ट्रक्शन में संलग्न नहीं है और वापस आओ, और जो डिस्ट्रक्शन में लगे हैं उसको अभी कंट्रोल में है। आर्मी हैज टेकन द कंट्रोल ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज फोर्स, इसीलिए आंदोलन कंट्रोल में आ गया है। हमें लगता है कि अब कुछ पीस प्रोसेस आगे जाएगा और डेफिनेटली इन डेमोक्रेसी द पॉलिटिशियन or the leadership should not be determined based on the WhatsApp or some social media. I'm sure this is not going to happen, but definitely there need a dialogue, and the dialogue has been going on in the presence of the president of Nepal. That's what we have been reading into this one. So WhatsApp और social media पे पोलिंग नहीं होने वाला है। हम फुल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम संविधान में बिलीव करते हैं और हम संविधान के तहत भी नया गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय सरकार बनने का रिक्वेस्ट करते हैं और जेनजी भी वही प्रक्रिया में डेफिनेटली कि दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गिव द नेम ऑफ देयर लीडरशिप। वो है, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी दैट यू गो ऑन अ डीप डिस्कोर्सेस ऑन दिस वन। वो अभी यंग है और उनका पॉलिटिकल प्रैक्टिस नहीं, इसीलिए उस पे उन लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट स्वाभाविक है। लेकिन इस पे द प्रेसिडेंट इज इन्वॉल्व्ड ऑन टॉकिंग टू देम एंड द पॉलिटिकल पार्टीज हैव आल्सो given their concern. Nepal Bar I represent, I am the member of the Nepal Bar Association और नेपाल बार एसोसिएशन से ने भी अभी प्रेस रिलीज करके बोला है कि एवरीथिंग शुड हैपन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डेफिनेटली देयर नीड नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार चाहिए और ये सब का जो प्रॉब्लम अभी तक हमने विटनेस किया है उसका रिफॉर्म करना चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा सा इश्यू है नेपाल में, तो आप जुडिशरी इंडिपेंडेंस का इश्यू को कुछ गंभीरता से लेना है, करप्शन को गंभीरता से लेना है, सिविल लिबर्टीज को गंभीरता से लेना है। तो थिंग्स बट डेफिनेटली वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज अगेंस्ट द एस्केप ऑफ द प्रिजनर्स। जो कैदी भाग रहे हैं उनको जो एस्केप हो रहे हैं उनको पकड़ने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि करीब 15,000 से ज्यादा कैदी भाग चुके हैं। उनको फिर जेल में लाना है, उसके लिए हमारा सपोर्ट चाहिए। हमें नेबर कंट्री का शुभेच्छा चाहिए, लेकिन वी आर कैपेबल टू सेटल आवर ओन पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ऑन न्यू रिफॉर्म लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन। इस पे हमको आप लोगों का सहयोग करना चाहिए, शुभेच्छा देना चाहिए, लेकिन वी आर कैपेबल टू सेटल दिस ऑन। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि आपके जो फैसले हैं वो आपके ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपने खुद सपोर्ट की बात की, सपोर्ट की बात भी नहीं, एक भाई की अगर हेल्प करे तो उसको सपोर्ट भी नहीं कहता। नेपाल के साथ तो हमारे वो रिश्ते हैं ना। साय सर, दीक्षित जी मैं आना चाह रहा था, लेकिन एक 40 सेकंड में साय सर को दे दूं। साय सर प्लीज रिएक्ट 40 सेकंड्स। यार रोहित जी एंड मिस्टर सरोज, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत और नेपाल का संबंध जो है वो सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है जी, ये भाई बहन का संबंध है। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, हम रिश्तेदारी है, हमने बॉर्डर्स खोल रखे हैं, हमने सभी नेपालियों को कोई वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है। जब आप हमारे यहाँ आते हैं आपका स्वागत होता है। हम नेपाली को कभी भी विदेशी हमने आज तक ट्रीट ही नहीं किया है। सर गोरखा रेजिमेंट, ये बताने की जरूरत है क्या साय सर? गोरखा रेजिमेंट नाम ही काफी है, फुल स्टॉप। जी तो अब देखिए गोरखा का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय इतिहास में, मेरे भाई इंडियन मिलिट्री में, मैं मिलिट्री मैन होकर मैं जानता हूं, इससे ज्यादा ट्रस्ट हम अपने दूसरे रेजिमेंट पर करते ही नहीं जितना ट्रस्ट गोरखा रेजिमेंट पे हमको होता है। तो भारत और नेपाल का संबंध ये राजनीतिक संबंध नहीं है। हमारी शादियां होती हैं, कई शादियां हैं, रिश्तेदारी है, आना जाना है। हम तो यही चाहेंगे कि एक इंटरिम गवर्नमेंट किसी तरह से वहां आप लोग कैपेबल हैं, आप लोग कैपेबल हैं, बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि गलत लोगों के हाथ में यह आंदोलन न चला जाए। बिल्कुल, आप एक एफिशिएंट इंटरिम गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द मैटर्स इन द इंटरिम पीरियड आप इस्टेब्लिश करें, जिसमें अच्छे लोग हों और चुनाव कराइए। बिल्कुल, नेपाल दो चीजों पर फोकस कर ले, विश्वास खत्म हो गया है तो आप नया ग्रुप बनाइए और स्ट्रॉन्ग विजन पर और स्टेबिलिटी पर। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसी मजबूत रहेंगे और हमारे बाकी अड़ोसी पड़ोसी से हमारे कैसे रिश्ते हैं वो अलग चीज है, लेकिन नेपाल के साथ हमारे रिश्ते में बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो 1 घंटा का शो मेरा बहुत छोटा पड़ जाएगा। मौसमी जी, यू विल कंक्लूड माय शो नाउ। दीक्षित जी, यू प्लीज जॉइन मी। दीक्षित जी प्लीज मुझे बताइए, अब यहां से अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है,
आप पत्रकार हैं, आप सड़कों पर उतरते हैं, आप लोगों से भी बात करते हैं, आप एलीट क्लास के लोगों से भी इंटरव्यू करते हैं, आप गरीब रिक्शे वाले से भी बात करते हैं, जो रेडी लगाता है उससे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो 3 कौन से प्राइमरी फोकस होने चाहिए इस इंटरिम गवर्नमेंट के, कि लोगों को लगे कि हाँ, हमारा प्रोटेस्ट सही दिशा में आगे बढ़ा, सही चीज को हमने चुना? तो आपका मतलब इंडिविजुअल वो कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि जो सरकार बने उसके फोकस में क्या कुछ चीजें रहें। अच्छा, सो फर्स्ट थिंग तो पहला तो कौन लीड करेगा वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एज वी हर्ड वो कंफ्यूजन ही वही है। सो जो आएगा वो बहुत अच्छा आना चाहिए, जबकि हमें मालूम है ऑल 3-4 नेम्स अब जो आगे आए हैं सब अच्छे लोग हैं, पर भी फिर भी टॉप लीडरशिप में शायद सुशीला जी के नाम ही आएगा। सो वो ठीक रहेगा। उसके बाद शांति सुरक्षा और शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति होना चाहिए हमारा नागरिक को, क्योंकि आप लोग ने देखा है और आपने सोशल मीडिया में देखा है, तोड़फोड़ हुआ है, लोग के मौत हुए हैं। सो वो तुरंत रोकना चाहिए। पीपल शुड फील सिक्योर। और थर्ड, वो जो जेंजी बोल रहे हैं, आज भी जेंजी का लीड का प्रेस कॉन्फ्रेंस था अभी 2 घंटे आगे। मैं हम वो सुन रहे थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो लोग दे वर सेइंग जो लोग ने ये किया है, भ्रष्टाचार किया है, जो लोग ने शूट किया है, जो लोग ने ये गलत बात किए, उन लोगों के पीछे वो लोग दे विल गो आफ्टर देम बेसिकली। उन लोग में छानबीन होगा, तो उन लोग अगर गलत साबित हुए तो वो लोग जेल भी जाएंगे। सो दोस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे विचार में। और स्टार्टिंग विथ वो लीडरशिप का मामला है। हम आशा करते हैं कि आज रात तक वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है मौसमी, मैं आपको 40 सेकंड्स दे रहा हूं, प्लीज कंक्लूड कीजिए। इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम फोकस क्या रहना चाहिए? डेफिनेटली रिस्टोरिंग नॉर्मलसी वहां पे रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। एंड रोड मैप टू इलेक्शन। सेकेंडली, रीओपन स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, ब्रिंग द स्टूडेंट्स बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। ये अनरेस्ट से उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। देयर आर आल्सो क्वेश्चंस, जैसे सुशीला करकी जी शी हैज अ वेरी क्लियर इमेज, शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट एक क्वेश्चन भी है, कैन अ चीफ जस्टिस ट्रूली एक्ट एज अ यूनिफाइंग पॉलिटिकल लीडर? ये वहां का यूथ भी बोल रहा है, ये वहां का यूथ भी बोल रहा है। इन सारे सवालों पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज 60 मिनट कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े, थैंक यू सो मच। दीक्षित जी थैंक यू सो मच। सरोज सर आप जुड़े मेरे साथ, और आप दोनों ने तो बोला कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत शानदार हिंदी बोलते हैं। मेरी नेपाली बिल्कुल ही खराब है, लेकिन फिर भी एक इंडियन होने के नाते जो मैं फील कर रहा हूं ना अंदर से, सब है ठीक हुंचा, यानी सब ठीक हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। थैंक यू सो मच साय सर, आप जुड़े मेरे साथ। मौसमी, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े मेरे साथ। तो अभी कदम तो उठते हुए नजर आ रही है, कदम कितने पॉजिटिव रहते हैं इस पर मेरी नजर बनी रहेगी। फिलहाल 5 की पड़ताल में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।